नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा, मतलब जैसे आपके वो फर्स्ट पार्ट में से जो है ना, पैसेज में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें क्वेश्चंस ग्रामर के भी होंगे, वोकैबुलरी के भी होंगे, जिस तरह से उन्होंने सिलेबस में हमें स्कीम बताई है। तो उसको देखते हुए एक संभावना ये भी बनती है कि जैसे पैसेज है, पैसेज में कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस है, उस एक सेंटेंस को लेके उसमें सेंटेंस में से किसी एक वर्ड को अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना वो लेके आए हैं आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सेंटेंस लिया है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन में ये जो सेंटेंस होगा ये उस दिए गए पैसेज में से हो सकता है। पैसेज में से कोई एक सेंटेंस लेके उसमें से किसी एक वर्ड को अंडरलाइन करके आपसे पूछेंगे कि बताइए ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये क्या है। तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। द फूल हु रिकॉग्नाइजेस हिज फूलिशनेस इज अ वाइज मैन। Fool who recognizes his foolishness is a wise man. कि वो फूल, वो मूर्ख इंसान जो अपनी मूर्खता को पहचान लेता है, वो मूर्ख नहीं बुद्धिमान होता है ना। तो इसमें फूलिशनेस वर्ड जो अंडरलाइंड वर्ड है ये क्या है, इनमें से नाउन है, कौन से टाइप का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटीरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फूलिशनेस, फूलिशनेस मीन्स मूर्खता। मूर्खता एक नाउन है, संज्ञा है, बट किस टाइप का नाउन है। फूलिशनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस जितेंद्र जी, आंसर सही आपका, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हिंदी में जिनको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाम है जो किसी ऐसी चीज का नाम नहीं है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ऐसी चीजें जिनका भौतिक अस्तित्व हो उनके नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे क्वालिटीज़ के नाम है ना, स्टेट्स के नाम, आइडियाज़ के नाम है ना। तो फूलिशनेस, फूलिशनेस, एनईएसएस से जनरली जो नाउन्स एंड होते हैं वो आमतौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही होते हैं। मूर्खता एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो ये फूलिशनेस वर्ड बना है फूल से, फूल, FOOL, फूल। नाउ द वर्ड फूल इज अ कॉमन नाउन। फूल कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। फूल से एक एडजेक्टिव बनता है फूलिश। फूलिश जो है वो एडजेक्टिव है। वापस फूलिशनेस के पीछे NESS का सफिक्स लगा देने से ये एक नाउन बन जाता है फूलिशनेस, और ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एंड फूलिशनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फूलिशनेस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फूल, फूलिश, फूलिशनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ignorance of law is no excuse. Ignorance of law is no excuse. Ignorance कौन सा नाउन है? Ignorance क्या होता है? Ignorance माने अज्ञानता, किसी बात का ज्ञान ना होना। एक वर्ड है इंग्लिश में नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज का ऑपोजिट है इग्नोरेंस। हाँ, नॉलेज, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इग्नोरेंट। इग्नोरेंट होने की अवस्था को इग्नोरेंस कहते हैं। तो ये कहावत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि अगर आप लॉ नहीं जानते, कानून नहीं जानते, ठीक है, और आप कानून तोड़ देते हैं, तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि हमने कानून इसलिए तोड़ा क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि ये कोई कानून है ना। तो कानून की जानकारी ना होना कानून तोड़ने का बहाना नहीं हो सकता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस कौन से टाइप का नाउन है? इग्नोरेंस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
इग्नोरेंस इज द नेम ऑफ अ स्टेट, एक स्टेट का नाम है, स्टेट ऑफ बीइंग इग्नोरेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बना है इग्नोर से, इग्नोर वर्ब है, ठीक है। इससे एडजेक्टिव बनता है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है, और इग्नोरेंस जो है वो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इग्नोरेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सीई से एंड होता है, सीई इग्नोरेंस। तो NESS की तरह CE जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एंडिंग होती है। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो आपको CE से एंड होते हुए मिलेंगे, जैसे इंटेलिजेंस, जैसे इग्नोरेंस, ठीक है, पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the man who is conquered by fear is a coward. The man who is conquered by fear is a coward. The man who is conquered by fear is a coward. वो आदमी जो अपने डर के आगे हार जाए, जिसके ऊपर उसका डर जो है जीत हासिल कर ले, वो एक कायर होता है, कावर्ड होता है। So the man who is conquered by fear is a coward. Now coward is an abstract noun, a collective noun, a material noun or a common noun. Coward कौन सा noun है? Coward देखो collective noun तो नहीं है, क्योंकि collective noun तो group noun होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है, किसी ग्रुप का नाम। अब वो ग्रुप इंसानों का हो, जानवरों का हो, किसी भी ग्रुप का नाउन उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। मटीरियल नाउन जो है वो पदार्थों के नाम, मटीरियल्स के नाम को कहा जाता है। अब रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन, तो कावर्ड एक व्यक्ति को कहते हैं जो कायर होता है। तो कावर्ड बेसिकली एक कॉमन नाउन है, इट्स अ कॉमन नाउन। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कावर्डिस, कायरता, सीई, ये भी सीई से एंड होगा। कावर्डिस मीन्स कायरता, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कावर्ड जो है वो कॉमन नाउन है। तो ऑप्शन ए, इसका एडजेक्टिव होगा कावर्डली, COWARDLY। कावर्डली क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। कावर्डली का मतलब कायरतापूर्ण, कावर्डली मीन्स कायरतापूर्ण, कावर्ड कायर, कावर्डिस कायरता। तो इट्स अ कॉमन नाउन, ऑप्शन ए। Next, there are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit. दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, वो जो काम करते हैं और वो जो क्रेडिट लेते हैं। काम करने वाले लोग अलग होते हैं और क्रेडिट, उसका श्रेय लेने वाले लोग अलग होते हैं। तो इसमें दोष को अंडरलाइन करके पूछा गया है कि ये दोष क्या है। ये दोष एक नाउन है, ये दोष एक एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या फिर डिटर्मिनर है? क्या है दोष? Those who do the work and those who take the credit. देखो दोष जो है ना, ये एक डिटर्मिनर हो सकता है। दोष कैन बी अ डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एंड दोष कैन बी अ प्रोनाउन ऑल्सो। दोष जो है वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर दोष को किसी नाउन से पहले यूज करते हैं तब तो ये डिटर्मिनर होता है। अगर मैं ये कहूं कि those flowers were beautiful, हाँ, those flowers were beautiful, वो फूल सुंदर थे। तो इस सेंटेंस में जो those है ये एक डिटर्मिनर है या ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये फ्लावर्स को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कौन से फूल सुंदर थे? वो वाले फूल सुंदर थे। लेकिन इसी दोष को अगर मैं सेंटेंस में ऐसे यूज करूं और कहूं दोज वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, दोज वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, वो सुंदर फूल थे, तो अब यही वर्ड दोज मेरा जो है अब प्रोनाउन बन गया है। नाउ इट इज अ प्रोनाउन। इन दिस एग्जाम्पल दोज इज अ
प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन और डिटर्मिनर में ये फर्क होता है। देखो डिटर्मिनर जो है ना वो नाउन से पहले आता है, नाउन के आगे, नाउन को मॉडिफाई करता है, यानी डिटर्मिनर के बाद में नाउन आना जरूरी है, उसके इमीडिएटली बाद में नाउन होना चाहिए, वरना उसको डिटर्मिनर नहीं कहेंगे। जबकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह, नाउन के स्थान पर काम आने वाला वर्ड है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जिसको नाउन की जगह यूज कर पाओ वो प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोज को हमने नाउन की जगह यूज किया है, दोज वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो दोज यहाँ पर एक प्रोनाउन है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी तरह से ऊपर दिए गए सेंटेंस में भी आप देखेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, दोज हु डू द वर्क एंड दोज हु टेक द क्रेडिट। इसमें दोज जो है बाकायदा एक प्रोनाउन है, क्योंकि किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसके इमीडिएटली बाद में कोई नाउन नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत मतलब बेसिक सी बात है, सीधी सी बात है, लेकिन समझ में आनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल इसके बाद। Some have done better than others. Some have done better than others. कुछ लोगों ने औरों से बेहतर किया है। Some have done better than others, इसमें some का वर्ड टाइप पूछा जा रहा है कि some जो है ये क्या है। नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है। देखो डिटर्मिनर्स जो होता है ना वो एडजेक्टिव्स ही होते हैं एक तरह से, मतलब ऑल डिटर्मिनर्स आर बेसिकली एडजेक्टिव्स, जितने भी डिटर्मिनर्स हैं बेसिकली वो एडजेक्टिव्स ही हैं। ठीक है, अब सम एक ऐसा वर्ड है जो डिटर्मिनर भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर आप ये कहते हो कि some students have done better than others, some students have done better than others, तो आप कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ विद्यार्थियों ने दूसरों से बेहतर काम किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंटेंस में सम के बाद में एक नाउन आ रहा है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इज अ नाउन, तो जो वर्ड इस तरह से नाउन के आगे लगता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की संख्या बताता है, वो डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है या डिटर्मिनर होता है। तो ये जो सम है ये एक डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो एक तरह के एडजेक्टिव्स ही होते हैं। लेकिन यही सम अगर मैं इस तरह से यूज करूं जैसे ऊपर इस सेंटेंस में किया है, सम हैव डन बेटर देन अदर्स, है ना, तो यहां पे आप देखेंगे कि सम के बाद में कोई दूसरा नाउन नहीं है, सम खुद सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सम हैव डन बेटर देन अदर्स में सम शब्द खुद सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, तो सम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सम यहां पर एक प्रोनाउन है। इस एग्जांपल में सम क्या है, इट्स अ प्रोनाउन। सम हैव डन बेटर देन अदर्स, सम इज अ प्रोनाउन। ठीक है ना, तो ये मतलब बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो डिटर्मिनर्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। वही वर्ड एक सेंटेंस में डिटर्मिनर हो सकता है तो दूसरे सेंटेंस में वही वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आप उसको सेंटेंस में उसका यूज देखकर आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि ये प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है। ठीक है, तो यहां पर तो सम एक प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है, ही केप्ट द ऑप्शंस ओपन। ही केप्ट द ऑप्शंस ओपन। उसने उन ऑप्शंस को खुला रखा। ही केप्ट द ऑप्शंस ओपन। ओपन क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, प्रोनाउन। देखो ओपन जो है एक एडजेक्टिव भी है और ओपन एक वर्ब भी है। ओपन को जब वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है
खोलना या खुलना, खोलना या खोलना। ओपन को जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो, तो फिर ओपन का मतलब होता है खुला, खुला। है ना, अगर मैं ये कहूं कि he opened the shop at 9 o'clock, he opened the shop at 9 o'clock, उसने 9 बजे वो शॉप ओपन की, है ना। तो यहां ओपन एक वर्ब है। लेकिन अगर हम ये कहें कि द शॉप इज ओपन, द शॉप इज ओपन, वो दुकान खुली है, तो यहां पर ये ओपन शॉप को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, इसलिए ये यहां एक एडजेक्टिव है। He opened the shop is open. है ना। तो ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखेंगे he kept the options open, उसने वो विकल्प खुले रखे, खुला, ओपन का मतलब है यहाँ खुला, तो ये एक एडजेक्टिव होना चाहिए, और ये एक एडजेक्टिव है, इट्स एन एडजेक्टिव। ये डिटर्मिनर नहीं है, क्योंकि सारे एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स नहीं होते, सारे डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव होते हैं। ऑल डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव्स बेसिकली, बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटर्मिनर्स। तो ओपन जैसे जो विशेषण है वो डिटर्मिनर्स की श्रेणी में नहीं आते। डिटर्मिनर्स में आते हैं 1 2 3 4, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, आर्टिकल्स, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। ओपन जैसे जो एडजेक्टिव्स हैं ये सिर्फ एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ये डिटर्मिनर्स नहीं कहलाते। तो इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, मुकेश टोल्ड हर द सीक्रेट। मुकेश टोल्ड हर द सीक्रेट, मुकेश ने उसे वो राज बताया। सीक्रेट माने रहस्य, तो यहां पर सीक्रेट वर्ड क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या डिटर्मिनर? सीक्रेट को यहां पर क्या कहोगे? सीक्रेट का मतलब है यहां पर राज, रहस्य, तो ये एक नाउन है। सीक्रेट वर्ड देखो एक नाउन भी होता है, ठीक है, और सीक्रेट एक एडजेक्टिव भी होता है ना। सीक्रेट जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है राज, रहस्य। सीक्रेट जब एक एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है गुप्त, ठीक है, गोपनीय, सीक्रेट। तो अब देखो यहां पर आर्टिकल द आ रहा है ना, आर्टिकल तो नाउन के आगे लगता है, द सीक्रेट, अ सीक्रेट, आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। आई नो द सीक्रेट, मुझे वो राज पता है। तो द आर्टिकल लग गया, इसका मतलब वो एक नाउन है, इट्स अ नाउन। सीक्रेट एडजेक्टिव तब होता जब सेंटेंस ये होता, दे हैड अ सीक्रेट मीटिंग लास्ट मंथ। कल लास्ट मंथ पिछले महीने उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी। दे हैड अ सीक्रेट मीटिंग, मतलब उन्होंने जो मीटिंग की थी वो किसी को उन्होंने बताया नहीं, और एकदम सीक्रेटली उन्होंने वो मीटिंग होल्ड की थी। तो यहाँ पे सीक्रेट वर्ड जो है मीटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि पिछले महीने जो उनके बीच में मीटिंग हुई थी वो कैसी थी, सीक्रेट मीटिंग थी। तो यहाँ पर सीक्रेट एक, मीटिंग एक नाउन है और सीक्रेट यहाँ एक एडजेक्टिव है। They had a secret meeting last month. ठीक है ना। तो सीक्रेट कैन बी अ नाउन, सीक्रेट एडजेक्टिव भी हो सकता है। सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा, सेंटेंस में उसका फंक्शन, उसकी पोजीशन देख के पता चलेगा
कि उसको नाउन कहें या एडजेक्टिव। अगला सवाल, ड्राइविंग अ कार रिक्वायर्स गुड विजन। ड्राइविंग अ कार रिक्वायर्स गुड विजन। कार चलाने के लिए जो नज़र है वो अच्छी होनी चाहिए, नज़र ख़राब नहीं होनी चाहिए, आईसाइट विजन ठीक होनी चाहिए। अगर नज़र कमज़ोर है तो एक्सीडेंट कर सकता है आदमी, इसलिए ड्राइवर की नज़र सही होनी चाहिए। ड्राइविंग अ कार रिक्वायर्स गुड विजन। इस सेंटेंस में ये ड्राइविंग शब्द जो है ये क्या है? नाउन है, जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है? देखो ये जो वर्ब है ना, वर्ब की नॉन फाइनाइट वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। मतलब वर्ब 2 तरह की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस बताती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो टेंस नहीं बताती। फाइनाइट वर्ब टेंस बताती है, नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस नहीं बताती है। ठीक है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। एक तो होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है पार्टिसिपल और तीसरा होता है जेरेंड। ठीक है, इन्फिनेटिव आमतौर पर ये जो टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो ना, टू इन्फिनेटिव, टू गो, टू डू, टू सी, आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट, ऐसे सेंटेंसेस में आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो ये इस तरह से जो वर्ब यूज करते हो इसको टू इन्फिनेटिव कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? टू इन्फिनेटिव। वर्ब की ये वाली फॉर्म जो है जिसमें टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हो, इसको टू इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, खैर अब इसके बहुत ज्यादा मतलब मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं देकर के आपको टू द पॉइंट जो पते की बात है वो बता देता हूं। ठीक है, कि पार्टिसिपल क्या होता है। जब हम कहते हैं ना पार्टिसिपल, तो एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। किसको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी यूज करते हो, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी यूज करते हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। किसे? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, तो जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो वो पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज्ड एज नाउन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म के पीछे अगर हम आईएनजी लगा दें, वर्ब की बेस फॉर्म के पीछे अगर हम आईएनजी लगा दें और उस आईएनजी फॉर्म को यदि हम नाउन की तरह यूज करें तो उसको जेरेंड कहेंगे। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की तरह यूज करें, वर्ब की तरह यूज करें तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और उसे अगर हम नाउन की तरह यूज करें तो उसको हम जेरेंड कहेंगे। है ना? तो जेरेंड के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जेरेंड इज अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब। नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब, किसी वर्ब से बनाया गया कोई नाउन, वर्ब से बनाया गया कोई नाउन। तो आमतौर पर ये जो जेरेंड होता है ना, जेरेंड, ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है, यानी कि इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो या इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो। सेंटेंस में जेरेंड जो है वही काम करेगा जो नाउन का काम होता है। नाउन का काम क्या होता है? नाउन आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है,
नाउन आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जो काम आप नाउन से लेते हैं वही काम आपको जेरेंड से लेना होता है। ठीक है ना। तो अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा, तो ड्राइविंग अ कार रिक्वायर्स गुड विजन। तो इसमें ये जो चीज है ना, ड्राइविंग अ कार, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है? ड्राइविंग अ कार। कार चलाने को अच्छी विजन की जरूरत होती है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, इस फ्रेज को, ड्राइविंग अ कार को, तो सेंटेंस में से सब्जेक्ट की जगह खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो चीज है ना, ड्राइविंग अ कार, ये मेरे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस तरह से सेंटेंस के सब्जेक्ट में आ जाए, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर उससे बनता हो, तो उसको जेरेंड कहते हैं। तो ड्राइविंग यहां पर जेरेंड है। क्या है? जेरेंड है। ठीक है। लेकिन अगर मेरा सेंटेंस ये होता कि शी इज ड्राइविंग द कार, वो उस कार को ड्राइव कर रही है, वो कार चला रही है, वो कार ड्राइव कर रही है, तो इस सेंटेंस में जो ड्राइविंग है ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी इज ड्राइविंग द कार, इसमें ड्राइविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ड्राइविंग अ कार रिक्वायर्स गुड विजन, इसमें ड्राइविंग जेरेंड है। अगर मैं कहूं कि रीडिंग इंप्रूव्स आवर नॉलेज, पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, रीडिंग हमारे नॉलेज को इंप्रूव करती है, तो इस सेंटेंस में रीडिंग एक जेरेंड है। क्या है? जेरेंड। रीडिंग इंप्रूव्स आवर नॉलेज, रीडिंग हमारे नॉलेज को इंप्रूव करती है। लेकिन अगर हम ये कहें शी इज रीडिंग अ बुक, तो इस सेंटेंस में रीडिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं हमसे कि वो कौन सा वर्ड टाइप है। बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं पूछेगा कि जिसके कोई अते पते ही नहीं हो, जो हमने कभी सुनी नहीं हो। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हो, पढ़ते हो, समझते हो, इंग्लिश आपको समझ में आती है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर देना मुश्किल हो। और इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह समझ में आती नहीं, हमें कभी उसको लैंग्वेज की तरह देखा ही नहीं, हमने तो उसको सब्जेक्ट की तरह देखा, उसको सिर्फ पासबुक्स में से पढ़ा, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो लैंग्वेज की तरह अगर आप इंग्लिश को समझते हो, पढ़ते हो, थोड़ा बहुत यूज़ करते हो, तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप उनका आंसर दे सकते हो। कोई बड़ी बात, कोई मुश्किल काम नहीं है। कैन डू इट। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसके बाद। हर क्लोथ्स वर मोर एक्सपेंसिव देन माइन, हर क्लोथ्स वर मोर एक्सपेंसिव देन माइन, उसके कपड़े मेरे कपड़ों से ज्यादा महंगे थे। उसके कपड़े मेरे कपड़ों से ज्यादा महंगे थे। हर क्लोथ्स वर मोर एक्सपेंसिव देन माइन में माइन का वर्ड टाइप बताना है। माइन क्या है? नाउन है, डिटर्मिनर है, प्रोनाउन है, या फिर वर्ब है? देखो, माइन एक प्रोनाउन होता है। माई और माइन दो वर्ड्स हैं, माई और माइन, है ना। माई जो है वो एक डिटर्मिनर होता है और माइन एक प्रोनाउन होता है। माई इज अ डिटर्मिनर, माइन इज अ प्रोनाउन। दोनों का एक ही मतलब है, मेरा। माई का मतलब भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा। अगर मैं कहूं कि दिस इज माई बाइक, ये मेरी बाइक है, और एक मैं इस बात को ऐसे कहूं दिस बाइक इज माइन, ये बाइक मेरी है, ये मेरी बाइक है, ये बाइक मेरी है, दोनों सेंटेंसेस का मतलब तो एक ही है, मेरा। लेकिन मैंने दो अलग अलग जो है ना वो
वर्ड्स यूज किए, ये डिटर्मिनर यूज किया मैंने और यहाँ पे मैंने प्रोनाउन यूज किया है। तो याद रखिएगा माइन एक प्रोनाउन है, माइन की तरह ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन्स हैं। माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज भी प्रोनाउन हो सकता है, देयर्स, ये क्या है? दे आर नॉट एडजेक्टिव्स, दे आर नॉट डिटर्मिनर्स, दे आर प्रोनाउन्स। हाँ, माइन, आर्स, योर्स, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उनका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्रोनाउन। अब यहाँ पे माइन की जगह अगर माई क्लोथ्स लिखा होता ना, हर क्लोथ्स वर मोर एक्सपेंसिव देन माई क्लोथ्स, तो फिर माई को हम डिटर्मिनर कहते। नेक्स्ट, आई डोंट हैव मच होमवर्क टुडे। आज मेरे पास ज्यादा होमवर्क नहीं है। आई डोंट हैव मच होमवर्क टुडे, इसमें होमवर्क जो है वो कौन से प्रकार का नाउन है? काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, या दोनों ही है? देखो, नाउन का एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स काउंटेबल होते हैं, कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन्स उन्हें कहा जाता है उन चीज़ों के नाम जिन्हें गिन सकते हो, ऐसी चीज़ें जिन्हें गिना जा सके। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है ना, तो मेरे हाथ में एक से ज़्यादा पेन हो सकता है, पेन्स को गिना जा सकता है, 1 पेन, 2 पेन्स, तो पेन इज अ काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी चीज़ों के नाम को कहते हैं जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते। जैसे वाटर, पानी, पानी की संख्या नहीं हो सकती, पानी को गिन नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो होमवर्क जो है वो उसकी गिनती नहीं होती, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। दूसरी चीज देखो, इस सेंटेंस में हमने होमवर्क से पहले जो डिटर्मिनर यूज किया है वो है मच। तो डिटर्मिनर्स अगर आपने पढ़े हैं, डिटर्मिनर्स नाम का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है। मच संख्या नहीं बताता, मच अमाउंट बताता है। क्या बताता है? अमाउंट। अनकाउंटेबल नाउन का अमाउंट होता है, काउंटेबल नाउन का नंबर होता है, संख्या होती है। तो होमवर्क का अमाउंट हो सकता है, इसलिए होमवर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, होमवर्क काउंटेबल नाउन नहीं है। आई डोंट हैव मच होमवर्क टुडे, तो ऑप्शन बी, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगला प्रश्न लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही स्टार्टेड हिटिंग हिमसेल्फ, ही स्टार्टेड हिटिंग हिमसेल्फ, उसने खुद को मारना शुरू कर दिया, उसने खुद को ही हिट करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड हिटिंग हिमसेल्फ। हाँ, तो अब ये हिमसेल्फ को अंडरलाइन करके पूछा जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, या एम्फेटिक प्रोनाउन है। कौन से टाइप का प्रोनाउन है? प्रोनाउन है ये, बट टाइप कौन सा है? देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तो ये वाले होते हैं, व्हाट, विच, जो सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, हु, होम और हुज, सिर्फ इन्हें कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्या है ये? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हिमसेल्फ जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं है। ये हिमसेल्फ, ये सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं ना, सेल्फ वाले जो पीछे सेल्फ सेंड होते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, ये या तो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, या तो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस या एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो ये इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ए या डी में से। अब अगर मैं ये कहूं, देखो ये सेंटेंस, he taught himself English. He himself told me about it.
He taught himself English. He himself told me about it. उसने खुद को इंग्लिश सिखाई, उसने खुद ने मुझे इस बारे में बताया। तो एक्चुअली ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। मतलब सब्जेक्ट जो होता है ना वो डूअर होता है, डूअर माने काम को करने वाला, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस काम से प्रभावित होने वाला होता है। मतलब आप ये कह दीजिए कि सब्जेक्ट डूअर है, ऑब्जेक्ट रिसीवर है। सब्जेक्ट डूअर है, ऑब्जेक्ट रिसीवर है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर हिट किसने किया? उसने। और उसने हिट किया किसको? उसने खुद की पिटाई शुरू कर दी, तो पिटाई करने वाला भी वो और पिटने वाला भी वो। ही स्टार्टेड हिटिंग हिमसेल्फ, उसने खुद को मारना शुरू कर दिया। मार भी उसी को पड़ी, मारा भी उसी ने। तो जब सब्जेक्ट के एक्शन का रिफ्लेक्स वापस सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता हुआ दिखाई दे, तो उसके लिए फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे आप यहाँ कह रहे हैं ही टॉट हिमसेल्फ इंग्लिश, उसने खुद को इंग्लिश सिखाई, तो इंग्लिश सिखाने वाला भी वो था और सीखने वाला भी वो था, है ना। यहाँ पर जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम है उसका रिफ्लेक्स सब्जेक्ट को ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब आप कहते हैं कि ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट, उसने खुद ने मुझे इस बारे में बताया, तो यहां पर हिमसेल्फ जो है ना वो सिर्फ एम्फेसिस शो कर रहा है। एम्फेसिस माने किसी चीज पे जोर देना। मतलब आप इस बात पर जोर दे रहे हो कि किसी और ने नहीं, उसने खुद ने मुझे इस बारे में बताया। तो सेकंड वाले एग्जांपल में ये जो हिमसेल्फ है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। इट्स एन एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ही स्टार्टेड हिटिंग हिमसेल्फ में हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। He himself told me में ये emphatic है, he taught himself में reflexive है। We should help ourselves. We ourselves are responsible for it. हमें खुद की मदद करनी चाहिए, हम लोग खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल में ourselves जो है इसको मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। हमें किसकी मदद करनी चाहिए? हमें खुद की मदद करनी चाहिए। मदद करने वाले भी हम होंगे और मदद पाने वाले भी हम होंगे। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में वी ourselves, हम खुद, तो यहाँ पे ourselves को सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज किया गया है, जोर देने के लिए कि हम लोग खुद जो है वो उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट। अब ऐसा एग्जांपल मैं अभी दे चुका हूं, रवि हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट। रवि ने खुद ने मुझे इस बारे में बताया। तो यहाँ हिमसेल्फ जो है वो सिर्फ इस बात पे जोर दे रहा है कि किसी और ने नहीं, रवि ने खुद ने। तो ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, ऑप्शन बी। रवि हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट में हिमसेल्फ इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। He used his pocket money to add a book to his library. उसको जो पॉकेट मनी मिलता था वो उसका यूज करता था किताब खरीदने में। मतलब वो पॉकेट मनी से वो मूवी देखने नहीं जाता था, कुछ खाता नहीं था, किताब खरीद के अपनी लाइब्रेरी में वो ऐड कर लेता था। तो अब ये लाइब्रेरी यहाँ पर कौन सा नाउन है?
देखो लाइब्रेरी के दो मतलब होते हैं। एक लाइब्रेरी उस बिल्डिंग को कहते हैं जिसको आप हिंदी में कहते हो पुस्तकालय, है ना, एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सी किताबें रखी हुई हैं, है ना, और आप वहाँ पे मेंबरशिप लेके और उन किताबों को पढ़ने के लिए जाते हो, वहाँ बैठ के आप काफ़ी देर तक किताबों को पढ़ते हो, तो वो जो बिल्डिंग है जहाँ बहुत सी किताबें पढ़ी है वो लाइब्रेरी है। क्या है वो लाइब्रेरी है। तो अगर लाइब्रेरी का मतलब उस बिल्डिंग से है तब तो वो कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। लाइब्रेरी शब्द का मतलब अगर बिल्डिंग से है तो वो कौन सा नाउन होएगा? कॉमन नाउन होएगा, क्योंकि एक जगह का नाम है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का एक दूसरा मतलब और होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स। कलेक्शन ऑफ बुक्स, आपके पास में जो किताबें हैं, आपका जो बुक्स का कलेक्शन है वो भी लाइब्रेरी कहलाती है। तो अगर लाइब्रेरी का मतलब बुक्स के कलेक्शन से होगा तो वो एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी तो नाउन का एक टाइप है, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, है ना। तो यहां पर लाइब्रेरी इज अ कलेक्टिव नाउन, इट्स नॉट अ कॉमन नाउन, इट्स अ कलेक्टिव नाउन हियर। यहां पर ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहां इसका मतलब ये है कि उसको जो पॉकेट मनी मिलती थी, उसके पास में पहले से किताबों का अच्छा खासा कलेक्शन था, और उसको जब पैसे मिलते, जेब खर्ची मिलती, तो वो एक किताब खरीद के अपने उस कलेक्शन में ऐड कर देता, मतलब अपने कलेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता। तो यहाँ पे लाइब्रेरी मीन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। ऑप्शन बी। और अगर ये सेंटेंस होता ना कि देयर इज अ लाइब्रेरी अक्रॉस द रोड, देयर इज अ लाइब्रेरी इन आवर टाउन, तो यहाँ लाइब्रेरी का मतलब उस बिल्डिंग से है। हमारे टाउन में एक लाइब्रेरी है, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ बहुत सी किताबें रखी हैं, तो ये लाइब्रेरी फिर एक कॉमन नाउन हो जाता। Next, there was so much traffic that we were an hour late. इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम लोग 1 घंटा लेट हो गए। There was so much traffic that we were an hour late. अब much क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन, डिटर्मिनर, वर्ब, नाउन। अब much जो है वो एक डिटर्मिनर भी हो सकता है, और much जो है वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर much डिटर्मिनर होगा तो उसको नाउन से पहले लिखोगे, अगर much प्रोनाउन होगा तो नाउन की जगह, नाउन की तरह, नाउन के स्थान पर काम आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में much का यूज करते कैसे हो। अगर आप much के बाद में नाउन यूज करते हो तो फिर much एक डिटर्मिनर। अब जैसे देखो ऊपर वाले सेंटेंस में much को हमने नाउन के साथ यूज किया है, much के बाद में नाउन है ट्रैफिक, तो much के बाद में जब नाउन है तो इसका मतलब ये एक डिटर्मिनर है। ठीक है ना, ये एक डिटर्मिनर है क्योंकि इसके बाद में नाउन है ट्रैफिक। लेकिन अगर हम ये कहें they don't get much to eat, उन्हें खाने के लिए ज़्यादा नहीं मिलता है। they don't get much to eat, तो इस सेंटेंस में much के बाद में कोई नाउन नहीं है, ये much एक प्रोनाउन है। they don't get much to eat।
अब अगला सवाल देखो, आई डोंट नो मच अबाउट इट, मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। आई डोंट नो मच अबाउट इट। तो यहाँ पे देखो मच के बाद में कोई नाउन है क्या? आई डोंट नो मच, कोई नाउन मच के बाद में नहीं है, तो इसका मतलब मच एक प्रोनाउन है यहाँ पर। ऑप्शन ए, मच इज अ प्रोनाउन। मच के बाद नाउन आ जाएगा तो फिर वो डिटर्मिनर हो जाएगा। मच नॉलेज, मच टाइम। I don't get much time to watch TV. टीवी देखने का मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मच एक डिटर्मिनर है क्योंकि टाइम यहाँ पर एक नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस, दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस, वो लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग हमारी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, परफेक्ट पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव है? अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के साथ मैंने ये बताया था आपको कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको जब आप वर्ब की तरह यूज़ करते हो कंटिन्यूअस टेंस में, खासतौर पर उसे जब कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हो तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ट्राइंग को, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस। तो उसमें ट्राइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का काम करती है। यस, 16th का ए। राजेंद्र, मीना, देवेंद्र सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फॉट लाइक अ लायन, ही फॉट लाइक अ लायन, इसमें लाइक क्या है? वो एक शेर की तरह लड़ा था। ही फॉट लाइक अ लायन, इसमें लाइक जो शब्द अंडरलाइन किया है ये कौन सा वर्ड टाइप है? ये प्रपोजिशन है, ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है? क्या कहेंगे लाइक को यहाँ पे? लाइक से कई काम लिए जा सकते हैं। है ना, लाइक एक नाउन भी हो सकता है, लाइक एक वर्ब भी हो सकता है, लाइक एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, लाइक एक प्रपोजिशन भी होता है। अब लाइक को जब वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज को पसंद करना, है ना। आई लाइक हिज एटीट्यूड, आई लाइक हिज एटीट्यूड, मुझे उसका एटीट्यूड पसंद है। ये लाइक यहाँ पर एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। लाइक एक एडजेक्टिव भी होता है, लाइक एक प्रपोजिशन भी होता है। लाइक को जब एज अ प्रपोजिशन यूज करोगे तो लाइक का मतलब होगा कि तरह। जैसे ये सेंटेंस कह रहा है कि वो किसी शेर की तरह लड़ा था, वो किसी शेर की तरह लड़ा था, तो यहां पर लाइक जो है एक प्रपोजिशन है। ऑप्शन सी, ही फॉट लाइक अ लायन, लाइक इज अ प्रपोजिशन हियर। यहां पर लाइक एक प्रपोजिशन है। रुचिता बिल्कुल सही, इट्स अ प्रपोजिशन, ऑप्शन सी। लाइक एडजेक्टिव भी होता है। अगर आप ये कहते हो कि, जैसे आप कहते हो पीपल ऑफ लाइक माइंड, पीपल ऑफ लाइक माइंड, तो इसका मतलब एक जैसा सोचने वाले लोग। तो यहां पर माइंड नाउन है, लाइक यहां पर एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो एक वर्ड अलग अलग ग्रामेटिकल फंक्शन उसके हो सकते हैं। लाइक नाउन भी हो सकता है। अगर आप लाइक को किसी की पसंद नापसंद इस तरह के मतलब उसमें यूज करते हो तो वो नाउन हो जाएगा। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, से आप कहते हो वी ऑल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वी ऑल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम सबकी अलग अलग पसंद नापसंद होती हैं,
है ना, तो यहाँ पे लाइक्स नाउन है, डिसलाइक्स भी नाउन है। तो सेंटेंस में उस वर्ड को देखकर उसका ग्रामेटिकल फंक्शन बताना आना चाहिए। कलेक्टिंग पेंटिंग्स इज हर हॉबी। पेंटिंग्स इकट्ठा करना, पेंटिंग्स कलेक्ट करना उसकी एक हॉबी है। तो यहाँ पे कलेक्टिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, या फिर इन्फिनेटिव है? जेरेंड है ना ये तो। अभी हमने पढ़ा था पहले किसी क्वेश्चन में कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो उसको जेरेंड कहते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को अगर आप नाउन की तरह यूज करते हो तो उसे जेरेंड कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा कलेक्टिंग पेंटिंग्स जो है ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसकी हॉबी क्या है? पेंटिंग्स कलेक्ट करना। कलेक्टिंग पेंटिंग्स इज आवर हॉबी। तो इसमें सिर्फ ये कलेक्टिंग वर्ड को देखा जाए तो ये जेरेंड है। क्या है? सो जेरेंड, ऑप्शन बी, gerund, B is the right answer. Next, what is the adjective form of home? home का adjective form क्या होता है? home माने घर, noun है तो home, तो home से इसका adjective बनाए तो homely, homing, homeful, ये homely दो बार आ गया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो इनमें से होम का एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा है? होम माने घर, घर का विशेषण होगा घरेलू, घर से जुड़ा। तो नाउन के पीछे एल वाई लगाकर कई बार उसका एडजेक्टिव बना दिया जाता है। नाउन जो होता है ना, नाउन संज्ञा, नाउन के पीछे एल वाई लगाने से उसका एडजेक्टिव कई बार बन जाता है। हर वर्ड में ऐसा नहीं होता, लेकिन कई ऐसे नाउन्स हैं जिनका एडजेक्टिव एल वाई से बनता है। जैसे फ्रेंड का फ्रेंडली, जैसे होम का होमली, जैसे फ्रेंड का फ्रेंडली। फ्रेंड इज अ नाउन, तो फ्रेंडली इज एन एडजेक्टिव। वर्ल्ड नाउन है, तो वर्ल्ड का एडजेक्टिव होता है वर्ल्डली, सांसारिक, वर्ल्डली। तो इसी तरह से होम का एडजेक्टिव होगा होमली, घरेलू। The adjective form of home is homely, homely. False का noun form क्या है? What is the noun form of false? Now the word false is an adjective. False एक adjective है। False माने झूठा, false माने झूठा। Falsify, falsely, false या falsehood। Falsify तो चलो verb हो गई, क्योंकि IFY का जो सफिक्स है ना, ये verb बनाने के लिए यूज होता है। Testify, clarify, terrify, pacify। तो IFY की जो एंडिंग है वो एक टिपिकल वर्ब एंडिंग है, टिपिकली अ वर्ब एंडिंग। तो फॉल्सिफाई तो एक वर्ब हो गया। फॉल्सली एक एडवर्ब है। क्या है? देखो, एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब मिलेगा, नाउन के पीछे एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव मिलेगा। एल वाई से एंड होने वाले सारे वर्ड एक जैसे नहीं होते। अगर आपने एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगा दिया, जैसे फॉल्स एक एडजेक्टिव है, तो फॉल्स के पीछे एल वाई लगा दिया तो वर्ड बना फॉल्सली, जो कि एक एडवर्ब है। ठीक है, फॉल्स तो खुद वही शब्द है, तो फॉल्स का जो नाउन है वो है फॉल्सहुड, झूठ। फॉल्सहुड माने झूठ। डी। इसको याद रखना, एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब। और इससे पहले हमने क्या लिखा था? नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होता है।
जैसे प्रॉपर एक एडजेक्टिव है तो प्रॉपर के पीछे एल वाई लगाओगे तो प्रॉपरली एक नाउन कहलाएगा, प्रॉपरली नाउन कहलाएगा। चलो नेक्स्ट, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फैक्ट। फैक्ट माने तथ्य, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है फैक्चुअल। क्या होता है? फैक्चुअल, तथ्यात्मक। फैक्ट माने तथ्य, फैक्ट का एडजेक्टिव फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक, फैक्चुअल। फैक्टलेस और फैक्टफुल कोई वर्ड नहीं होता, फैक्चुअल होता है। डिक्शनरी में वो शब्द होना भी तो चाहिए ना। डेफ, बहरा, इसका वर्ब फॉर्म क्या है? डेफ माने बहरा, एडजेक्टिव है डेफ। डेफ की वर्ब फॉर्म क्या होती है? डेफनेस, डेफली, डेफ या डेफन। देखो डेफ बहरा होता है तो डेफन माने बहरा करना, डेफन। जैसे शॉर्ट का शॉर्टन होता है वैसे डेफ का डेफन होता है। डेफन करना मतलब बहरा कर देना, डेफन, ये वर्ब है डेफ की। डेफनेस उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेफनेस माने बहरापन, डेफन मीन्स बहरा करना। सैड की वर्ब फॉर्म क्या है? सैड, सैड एक एडजेक्टिव है। सैडन, सैडेंड, सैड या सैडनेस। सैड माने दुखी, सैडन मीन्स दुखी करना। जैसे डेफ का डेफन होता है वैसे सैड का सैडन होता है। en का सफिक्स वर्ब बनाने के लिए यूज किया जाता है। en क्या है? एक वर्ब एंडिंग है, एक वर्ब सफिक्स है en। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो en से एंड होते हैं और वर्ब्स होते हैं, जैसे डेफ का डेफन, जैसे वाइड का वाइडन, जैसे शॉर्ट का शॉर्टन, जैसे कि सैड का सैडन। सैडनेस नाउन है प्रियंका जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैड का वर्ब फॉर्म सडन होता है। स्ट्रेट का वर्ब फॉर्म क्या होगा? स्ट्रेट, स्ट्रेट माने सीधा, एडजेक्टिव है तो सीधा की क्रिया होगी सीधा करना। स्ट्रेट का वर्ब फॉर्म होएगा स्ट्रेटन। क्या होगा? स्ट्रेटन, en, स्ट्रेटन। स्ट्रेट, स्ट्रेटिफाई, स्ट्रेटिफाई कोई वर्ड है नहीं। स्ट्रेटनेस एक नाउन है, NESS तो नाउन होता है ना, NESS नाउन एंडिंग होती है, en से वर्ब्स बनती हैं तो स्ट्रेट का स्ट्रेटन। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्राइटन? फ्राइटन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? फ्राइटन माने डराना, फ्राइटन मीन्स डराना, वर्ब है, भयभीत करना। फ्राइटफुल, फ्राइट, फ्राइटियस या फ्राइटनिंग? फ्राइटनिंग होगा ना, फ्राइटनिंग माने डराने वाला, भयानक, फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग नॉइज, फ्राइटनिंग नॉइज मीन्स डराने वाली आवाज। तो फ्राइटन वर्ब है, फ्राइटन के पीछे ing लगाओगे तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो एडजेक्टिव का भी काम कई बार करता है। तो फ्राइट का एडजेक्टिव फॉर्म होगा फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग नॉइज यानी डरावनी आवाज। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को देखना अच्छी तरह से, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैसेज में से अंडरलाइन करके सेंटेंस में वर्ड को पूछ सकता है आपसे, ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।